शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए 5-6 गज का एक कपड़ा, न उसमें सिलाई है, न बटन, न कोई गांठ। लेकिन जैसे ही भारतीय स्त्री इसे अपनी देह पर लपेटती है, यह कपड़ा अचानक साधारण से असाधारण बन जाता है। यह केवल वस्त्र नहीं रह जाता, यह गरिमा, सौंदर्य और संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। इसे हम साड़ी कहते हैं। आज हम भाषा ज्ञान की इस चर्चा में साड़ी और पहनावे से संबंधित इसके इर्द गिर्द के कुछ और शब्दों, उदाहरण के लिए उत्तरीय, अंतरीय, नीवी, वल्कल, प्रच्छद, वस्त्र, चीर, अंशुक आदि को भी समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में साड़ी केवल कपड़ा नहीं, इसे आप सभ्यता संस्कृति की एक यात्रा भी कह सकते हैं, जो भाषाओं और युगों से गुजरकर हमारे पास आई है। संस्कृत में हमें एक शब्द मिलता है, शाटी। प्राचीन शब्दकोशों में यह शब्द स्त्रियों के वस्त्र के अर्थ में दर्ज है। आप अमरकोश में शाटी संबंधी प्रविष्टि देख सकते हैं। इसी भाषा रूप से बना शाटिका अर्थात स्त्री परिधान का एक रूप। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण जैसे प्रसंगों में इसी परिधान रचना का संकेत दिखाई देता है। बाणभट्ट के हर्षचरित और कादंबरी में भी शाटिका का उल्लेख मिलता है। कुछ और पीछे जाएं तो मूल शब्द मिलता है शाट। शट धातु में घय प्रत्यय मिला तो बना शाट। शट धन घय बराबर शाट। अर्थ बना कमर में लपेट कर पहनने का वस्त्र, कोई ढीला पहनावा। प्राचीन काल के हिसाब से एक प्रकार की कुर्ती भी। यह जानना रोचक है कि किसी शब्द का संस्कृत भाषा में उपसर्ग, प्रत्यय, धातु आदि के योग से एक अद्भुत वैज्ञानिक अर्थ कैसे बनता है, पर यह एक लंबा विषय है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करना तब ज़्यादा अच्छा रहेगा जबकि इस जल्दी ही सक्रिय किए गए चैनल पर कम से कम 20-30 हज़ार गंभीर सदस्य हो जाएं। बहरहाल याद रखिए कि यह शॉट अंग्रेजी वाला शॉट नहीं है, अन्यथा यह तोप का गोला और सिनेमा की शूटिंग वाला शॉट बन जाएगा। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब शाट आगे बढ़ा तो इसमें कन प्रत्यय जुड़ा और बना शाटक। शाट धन कन बराबर शाटक। इसका अर्थ वस्त्र तो निकला ही, यह संस्कृत नाटकों का एक भेद भी बन गया। नाटक विधा के जानकार समझ पा रहे होंगे कि यह नाटक का एक भेद कैसे बना। शाटक में टाप और इत्व प्रत्यय जुड़े तो शाटिका शब्द अस्तित्व में आया, और शाट में गीश प्रत्यय जुड़ा तो शाटी शब्द का जन्म हुआ। शाटिका और शाटी का अर्थ बना स्त्रियों की साड़ी या धोती। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने असेत शाटी शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात काली साड़ी। भाषागत परिवर्तन के साथ संस्कृत का शाटिका और शाटी रूप प्राकृत में आया साडिया और साड़ी के रूप में, और आज के हिंदी में इसका स्थिर रूप बन गया साड़ी। यह एक साधारण भाषिक प्रवाह नहीं, यह हमारी सभ्यता का भाषिक नक्शा है जो समय के साथ बदलता हुआ आज हमारे शब्दकोश में आकर टिक गया है। यह साड़ी के रूप में अंग्रेजी में भी स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं समझ में आया कि वे साड़ी को अंग्रेजी में क्या कहें। कुछ शब्द ऐसे हैं जो साड़ी परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी उत्पत्ति और अर्थ भी समझते चलें तो मैं समझता हूं कि इस विषय को थोड़ी सी पूर्णता मिल जाएगी। ये ऐसे शब्द हैं जो परिधान की कहानी को विस्तार देते हैं। मूल बात यह है कि शाट, शाटी, शाटिका, साडिया, साड़ी तक की यात्रा में मूलतः बिना सिले कपड़े के सहारे लपेटे जाने वाले स्त्री वस्त्र का भाव मौजूद है। इसके बाद का एक शब्द है नीवी। नीवी वैदिक शब्द है, बांधने के भाव वाली धातु से बनता है। नीवी धन गी बराबर नीवी। इसका अर्थ है कमर से नीचे बांधा जाने वाला वस्त्र। आधुनिक साड़ी का अधोभाग इसी से मेल खाता है। वैसे इसका अर्थ स्त्रियों की कमर में लपेटी हुई धोती की गांठ भी है। यह लहंगे आदि में पड़ी डोरी या नाड़ा भी है। कुछ अर्थों में यह मूलधन और पूंजी का अर्थ भी देता है। एक शब्द है उत्तरीय। इसके मूल में जो शब्द मौजूद है उत्तर, वह रोचक है, पर यहाँ इतना समझिए कि यह ऊपर से संबंधित है, यानी ऊपरी भाग पर डाला जाने वाला कपड़ा, पल्लू। ऊपर वाले आवरण का समानार्थी है यह कंधे पर डालने का वस्त्र, चादर और दुपट्टा भी है।
उत्तर धन छ बराबर उत्तरीय। इसके उलट एक शब्द है अंतरीय। अंतरीय अर्थात अंतर, भीतर से या नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, कमर से नीचे पहनने का वस्त्र या कहें अधोवस्त्र। इस हिसाब से पुरुषों के बनियान जांघिया भी अंतरीय ही हैं। अंतर धन छ बराबर अंतरीय। एक अन्य शब्द है प्रच्छद। प्रधनछद धनिच बराबर प्रच्छद। यह छद यानी ढकने का भाव रखने वाली धातु से बना है, तो अर्थ बनता है सिर या शरीर को ढकने का आवरण। यह प्रसंग के अनुसार ओढ़ने का वस्त्र भी है और बिछौने की चादर भी। मुसलमान स्त्रियों के बुर्के को भी आप प्रच्छद कह सकते हैं। अब आइए चीर हरण वाले चीर की बात करते हैं। ची धातु में कृन जुड़ा तो बना चीर। अर्थ है कपड़े का टुकड़ा, लेकिन ऐसा कपड़े का टुकड़ा जो चौड़ाई में कम हो पर लंबाई में अधिक हो। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग में इसके बारे में हमने सुना पढ़ा ही है कि कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी का मान बचाने के लिए चीर की लंबाई बढ़ाई थी। एक शब्द है अंशुक। अंशु में का मिला तो अंशुक बना। इसका अर्थ वस्त्र या कपड़ा तो है ही, पर ऐसा कपड़ा है जो महीन हो, सामान्यतः सफ़ेद हो। यह रेशमी कपड़े के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह सिला हुआ वह कपड़ा भी है जो ऊपर या नीचे पहना जाता है। किन्हीं प्रसंगों में अंशुक कभी कभी अग्नि की धीमी लौ भी बन जाता है। आज की चर्चा का आखिरी शब्द है वल्कल। वल धन कलन बराबर वल्कल। इसके भाव में है वल्क यानी पेड़ की छाल। पहले पेड़ की छाल से जो वस्त्र बनता था उसे वल्कल कहा जाता था। ऋषि मुनि प्रायः वल्कल वस्त्रधारी होते थे। बहरहाल वेदों में 3 वस्त्र व्यवस्था का उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है, अधोवस्त्र अर्थात नीवी, उत्तरीय और प्रच्छद। सिंधु घाटी की नृत्यांगना की प्रतिमा, मौर्य गुप्त काल की मूर्तियां और अजंता एलोरा के भित्ति चित्रों से संकेत मिलता है कि बिना सिलाई का लपेटने वाला परिधान प्राचीन था और कालक्रम में विकसित होकर आज के साड़ी रूप तक पहुंचा। अगर साड़ी की पृष्ठभूमि वाले कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रसंगों की बात करें तो सबसे परिचित प्रसंग वही है द्रौपदी का चीर हरण। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे अंतहीन कर दिया। इस तरह यह कथा एक तरह से साड़ी को वस्त्र से आगे ले जाकर मानवीय मर्यादा और धार्मिक सुरक्षा के स्तर तक पहुंचाती है। भक्ति युग के संत कवियों ने भी साड़ी का रूपक इस्तेमाल किया है। कबीर, मीरा और अन्य कवियों ने साड़ी को साधना, जीवन और परंपरा की उपमा के रूप में प्रस्तुत किया है। औपनिवेशिक युग में साड़ी और उसकी पहनने की शैली, जैसे कि पल्लू से अंग ढकना, सामाजिक नैतिक चर्चाओं का विषय भी बनी। कुछ सामाजिक सुधारकों ने इन्हें सभ्य प्रतीक मानते हुए स्त्री शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के साथ जोड़कर देखा। आज साड़ी के साथ 2 स्थायी सहायक माने जाते हैं। वे हैं ब्लाउज यानी चोली और पेटीकोट यानी घाघरा, लहंगा का आधुनिक समकक्ष। पर इतिहास इनका भी साड़ी परंपरा के भीतर ही विकसित हुआ है। पेटीकोट का प्रारंभिक कार्य शरीर पर साड़ी का स्थिरीकरण और चोली का कार्य उरु कवच के रूप में ऊपरी आवरण की सहजता के रूप में था। पुरुषों के धोती लुंगी भी इसी लपेटने की परंपरा के समकक्ष हैं। मूल बात यह है कि बिना सिलाई का आवरण होना साड़ी की विशेषता है। सही कहें तो भारत के हर क्षेत्र की मिट्टी ने साड़ी को अपनी बोली दी है। पहनने की शैलियों की संख्या 100 से अधिक देखी जाती है। जैसे कि बनारसी साड़ी जरी और सूती रेशमी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षिण तमिलनाडु की कांजीवरम मोटे रेशम और विशिष्ट पारंपरिक बॉर्डर के लिए। गुजरात की पटोला साड़ी डबल इकट बुनाई वाली अत्यंत मेहनती किस्म की शिल्प वाली होती है। बंगाल की बालूचरी या तांबुल पौराणिक दृश्यों वाले चित्रणों के साथ बनाई जाती है। मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी हल्की और झीनी बुनाई वाली होती है। महाराष्ट्र की पैठणी सुनहरे बॉर्डर और जियोमेट्रिक पैटर्न की होती है। असम की मुगा सिल्क साड़ी प्राकृतिक सुनहरी रेशमी चमक लिए होती है। इसी तरह काठियावाड़ी, बंगाली तांत, गुजरात फुलकारी वाले रूप, तमिल नारायण, ओडिशा की इकत या इकात आदि साड़ियों की अद्भुत परंपरा हर कोने में मिल जाएगी। देखा जाए तो साड़ी का प्रभाव केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही सीमित नहीं रहा। दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश,
नेपाल में साड़ी और इसके जैसे लपेटने वाले वस्त्र आज भी प्रचलित हैं। म्यांमार और थाईलैंड में पारंपरिक लपेटने वाले वस्त्र साड़ी जैसे ही दिखते हैं। औपनिवेशिक काल में प्रवास के साथ साड़ी मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और सूरीनाम तक भी पहुंची। आज प्रवासी भारतीय समुदायों के कारण लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, दुबई आदि महानगरों में साड़ी उपस्थिति का एक पहचान चिन्ह बन चुकी है। इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर जैसे व्यक्तित्वों ने जब साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहना तो उनकी उपस्थिति और गरिमामयी बन गई और साड़ी की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनी। तो इस तरह देखा जाए तो साड़ी कोई साधारण कपड़ा नहीं है, यह शब्दों की और कालखंडों की लंबी यात्रा है। साटी, साटिका से साड़ी, साड़िया और साड़ी तक। यह भारतीय सौंदर्य, मर्यादा और पहचान का जीवित दस्तावेज है। जब कोई स्त्री साड़ी पहनती है तो वह केवल वस्त्र नहीं ओढ़ती, वह 5000 वर्षों की परंपरा, भाषा और संस्कृति को अपने ऊपर धारण कर लेती है। इस तरह यह रही साड़ी की संक्षिप्त कहानी। आज बस इतना ही। धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।